आंटी एम ने शेर पर कैसे विजय प्राप्त की? ये आपके कमरे हैं, डोरोथी ने दरवाजा खोलते हुए कहा। शानदार फर्नीचर और पर्दों को देखकर आंटी एम पीछे हट गईं। क्या मेरे पैर पोंछने के लिए कोई जगह नहीं है? उसने पूछा। आप जल्द ही अपनी चप्पलें बदलकर नए जूते पहन लेंगी, डोरोथी ने जवाब दिया। डरो मत, आंटी एम। यहीं पर आपको रहना है, इसलिए सीधे अंदर आ जाए और अपने आप को घर जैसा महसूस कराइए। आंटी एम झिझकते हुए आगे बढ़ी। ये टोपेका होटल से भी बेहतर है, वह प्रशंसापूर्वक बोली। लेकिन ये जगह हमारे लिए बहुत बड़ी है, बेटा। क्या हमें अटारी में कुछ पीछे का कमरा नहीं मिल सकता, जो हमारी कक्षा में ज्यादा है? नहीं, डोरोथी ने कहा। तुम्हें यहीं रहना होगा, क्योंकि ओज़मा ऐसा कहती है। और इस महल के सभी कमरे इन जैसे ही बढ़िया हैं, और कुछ तो इनसे भी बेहतर हैं। झंझट करने से कोई फायदा नहीं होगा, आंटी एम। तुम्हें उसकी धरती पर बढ़िया और ऊंचे दर्जे का दिखना है, चाहे तुम चाहो या नहीं, इसलिए तुम अपना मन बना लो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी चाची ने आश्चर्यचकित भाव से चारों ओर देखते हुए उत्तर दिया, लेकिन लोग किसी भी चीज की आदत डाल सकते हैं, अगर वे कोशिश करें। है न, हेनरी? क्यों? इस बारे में अंकल हेनरी ने धीरे से कहा, मैं जो हमें दिया गया है उसे स्वीकार करने में विश्वास करता हूँ, और कोई सवाल नहीं पूछता। मैंने अपने समय में कुछ यात्राएं की हैं और तुमने नहीं की हैं, और यही हमारे बीच एक अंतर पैदा करता है। फिर डोरोथी ने उन्हें कमरे दिखाए। पहला कमरा एक सुंदर बैठक का खाना था, जिसकी खिड़कियां गुलाब के बगीचों की ओर खुलती थीं। फिर आंटी एम और अंकल हेनरी के लिए अलग अलग बेडरूम थे, जिनके बीच एक बढ़िया बाथरूम था। आंटी एम के पास एक सुंदर ड्रेसिंग रूम था, और डोरोथी ने अलमारियां खोली और कई बेहतरीन पोशाकें दिखाईं जो शाही ड्रेसमेकरों ने उनकी आंटी के लिए उपलब्ध कराई थीं, जिन्होंने उन्हें तैयार करने के लिए पूरी रात काम किया था। आंटी एम को जो कुछ भी चाहिए था, वह सब वहां था। दराजे और अलमारियां बिखरी हुई थीं, और उसकी ड्रेसिंग टेबल सोने की नक्काशीदार शौचालय की वस्तुओं से ढकी हुई थी। चाचा हेनरी के पास 9 सूट के कपड़े थे, जो लोकप्रिय मंचकिन फैशन में काटे गए थे, जिसमें घुटनों तक की पैंट, रेशमी मोजे और जड़ाऊ बकल वाले छोटे जूते थे। इन पोशाकों से मेल खाने वाली टोपियों में नुकीले शीर्ष और चौड़े किनारे थे, जिनके किनारों पर छोटी सोने की घंटियां लगी हुई थीं। उनकी शर्ट महीन लिनन की थी, जिसमें झालरदार छाती थी, और उनकी बनियान पर रंगीन रेशम से भरपूर कढ़ाई की गई थी। चाचा हेनरी ने तय किया कि वो पहले नहाएंगे और फिर नीले रंग का साटन सूट पहनेंगे जो उन्हें पसंद आया था। उन्होंने अपने सौभाग्य को शांत भाव से स्वीकार किया और अपनी सहायता के लिए नौकर रखने से इनकार कर दिया। लेकिन चाची एम बहुत घबराई हुई थी, जैसा कि उन्होंने कहा, और डोरोथी और जेलिया जाम्ब, गृहस्वामी और 2 नौकरानियों को उन्हें कपड़े पहनाने और उनके बाल बनाने और उन्हें पोपिंजे की तरह तैयार करने में बहुत समय लगा, जैसा कि उन्होंने विचित्र रूप से व्यक्त किया। वह रुकना चाहती थीं और अपनी नज़र में आने वाली हर चीज़ की प्रशंसा करना चाहती थीं, और वो लगातार आहें भरती रहीं और घोषणा की कि इस तरह की साज सज्जा एक बूढ़ी देहाती महिला के लिए बहुत अच्छी थी, और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें अपने जीवन के इस समय में अहंकार करना पड़ेगा। आखिरकार उसने कपड़े पहने, और जब वे बैठक में गए तो देखा कि अंकल हेनरी नीले साटन में गंभीर भाव से कमरे में इधर उधर टहल रहे थे। उन्होंने अपनी दाढ़ी और मूंछें कटवा ली थीं और वे बहुत ही शालीन और सम्मानजनक दिख रहे थे। मुझे बताओ, डोरोथी, उसने कहा, क्या यहाँ सभी पुरुष ऐसे ही कपड़े पहनते हैं? हाँ, उसने जवाब दिया, बिजूका और झबरा आदमी को छोड़कर सभी, और बेशक टिन वुडमैन और टिकटॉक, जो धातु से बने हैं। आप ओज़मा के दरबार में सभी पुरुषों को आपके जैसे ही कपड़े पहने हुए पाएंगे, बस शायद वे थोड़े बेहतर हैं। हेनरी, तुम एक नाटक अभिनेता की तरह दिखते हो, आंटी एम ने अपने पति की ओर आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हुए कहा। और तुम एक मोर से भी अधिक घमंडी दिखती हो, उसने जवाब दिया। मुझे लगता है आप सही हैं, उसने अफसोस जताते हुए कहा, लेकिन हम उच्चस्तरीय राजघराने के असहाय शिकार हैं। डोरोथी बहुत खुश हुई। मेरे साथ आओ, उसने कहा, और मैं तुम्हें महल दिखाऊंगी।
वो उन्हें खूबसूरत कमरों में ले गई और उन सभी लोगों से मिलवाया जिनसे वे मिले थे। साथ ही उसने उन्हें अपने खूबसूरत कमरे भी दिखाए, जो उनके अपने कमरे से ज्यादा दूर नहीं थे। तो ये सब सच है, आंटी एम ने आश्चर्य से आंखें फैलाते हुए कहा, और डोरोथी ने हमें इस परिदेश के बारे में जो बताया था, वो सपने नहीं बल्कि तथ्य थे। लेकिन वे सभी अजीब जीव कहाँ हैं जिनके बारे में तुम यहाँ जानती थीं? हाँ, बिजुका कहाँ है? चाचा हेनरी ने पूछा। क्यों? वो अभी टिन वुडमैन से मिलने गया है, जो विंकी देश का सम्राट है, छोटी लड़की ने उत्तर दिया। जब वो वापस आएगा तो तुम उसे देखोगे और तुम्हें वो जरूर पसंद आएगा। और वो अद्भुत जादूगर कहाँ है? आंटी एम ने पूछा। जवाब मिला, आप उसे ओज़मा के लंच पर देखेंगे, क्योंकि वो इसी महल में रहता है। और जैक पंपकिन हेड, ओह, वो शहर से थोड़ी दूर अपने कद्दू के खेत में रहता है। हम कभी वहां जाएंगे और उससे मिलेंगे, और हम प्रोफेसर वोगलबर्ग से भी मिलेंगे। शैगी मैन लंच पर होगा, मुझे लगता है, और टिकटॉक पर भी। और अब मैं तुम्हें बेलिना से मिलवाता हूँ, जिसका अपना घर है। इसलिए वे पिछवाड़े में चले गए, और सुंदर बगीचों से होकर घुमावदार रास्तों पर कुछ दूर चलने के बाद वे एक आकर्षक छोटे से घर के पास पहुंचे, जहां पीली मुर्गी सामने के बरामदे में धूप सेक रही थी। सुप्रभात, मेरी प्यारी मालकिन, बेलिना ने पुकारा और उनसे मिलने के लिए नीचे उतरी। मैं आपके फ़ोन करने की उम्मीद कर रही थी, क्योंकि मैंने सुना था कि आप वापस आ गई हैं और अपने चाचा और चाची को भी साथ लाई हैं। हम यहाँ हमेशा के लिए हैं, बेलिना, डोरोथी खुशी से चिल्लाई। चाचा हेनरी और आंटी एम अब ऑस्ट्रेलिया के उतने ही हकदार हैं, जितने मैं। तो वे बहुत भाग्यशाली लोग हैं, बेलिना ने कहा, क्योंकि रहने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। लेकिन आओ, मेरे प्यारे, मुझे तुम्हें अपनी सभी डोरोथी दिखानी है। 9 जीवित हैं और बड़ी होकर बहुत ही सम्मानित मुर्गियां बन गई हैं, लेकिन ओज़मा की जन्मदिन की पार्टी में एक को सर्दी लग गई और वह पिप से मर गई, और बाकी 2 भयानक मुर्गे निकले, इसलिए मुझे उनका नाम डोरोथी से बदलकर डैनियल रखना पड़ा। उन सभी के सोने के लॉकेट पर डी अक्षर खुदा हुआ था, तुम्हें याद है, अंदर तुम्हारी तस्वीर थी, और डी का मतलब डैनियल के साथ साथ डोरोथी भी है। क्या तुमने दोनों मुर्गों का नाम डैनियल रखा है? चाचा हेनरी ने पूछा। हाँ, बिल्कुल, मेरे पास 9 डोरोथी और 2 डैनियल हैं, और 9 डोरोथी के 86 बेटे बेटियां और 300 से अधिक पोते पोतियां हैं, बेलिना ने गर्व से कहा। तुम उन सभी को क्या नाम देते हो, प्रिय? छोटी लड़की ने पूछा। ओह, वे सभी डोरोथी और डैनियल हैं, कुछ जूनियर और कुछ डबल जूनियर हैं। डोरोथी और डैनियल 2 अच्छे नाम हैं, और मुझे दूसरों के शिकार में कोई आपत्ति नहीं दिखती, पीली मुर्गी ने कहा। लेकिन जरा सोचो, डोरोथी, हम कितने बड़े मुर्गी परिवार बन गए हैं, और हमारी संख्या लगभग हर दिन बढ़ रही है। ओज़मा को नहीं पता कि हम जो अंडे देते हैं, उनका क्या करना है, और हमें कभी भी किसी भी तरह से नहीं खाया जाता है या नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, जैसा कि आपके देश में मुर्गियों को किया जाता है। वे हमें संतुष्ट और खुश रखने के लिए सब कुछ देते हैं, और मैं, मेरी प्यारी, ओज़ में हर मुर्गी की स्वीकृत रानी और गवर्नर हूँ, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ और मैंने पूरी कॉलोनी शुरू की है। आपको बहुत गर्व होना चाहिए, मैडम, अंकल हेनरी ने कहा, जो एक मुर्गी को इतनी समझदारी से बात करते हुए सुनकर आश्चर्यचकित थे। ओह, मैं हूँ, उसने जवाब दिया। मेरे पास सबसे सुंदर मोतियों का हार है जो तुमने कभी देखा होगा। घर में आओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगी। और मेरे पास 9 पैर के कंगन हैं और प्रत्येक पंख के लिए एक हीरे की पिन है। लेकिन मैं उन्हें केवल राजकीय अवसरों पर ही पहनती हूँ। वे पीली मुर्गी के पीछे पीछे घर में चले गए, जिसे आंटी एम ने पिन की तरह साफ सुथरा बताया। वे बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि बेलिना की सभी कुर्सियां चांदी से बनी हुई थीं, इसलिए उन्हें खड़े रहना पड़ा, जबकि मुर्गी उन्हें अपने खजाने दिखाने में व्यस्त थी। फिर उन्हें पीछे के कमरों में जाना पड़ा, जिसमें बेलिना की 9 डोरोथी और 2 डैनियल रहते थे, जो सभी मोटे पीले रंग के मुर्गे थे, और उन्होंने मेहमानों का स्वागत किया, आगंतुकों से बहुत विनम्रता से बात की। ये देखना आसान था कि वे अच्छे संस्कार वाले थे और बेलिना ने उनकी शिक्षा का ध्यान रखा था।
आंगन में इन 11 बुजुर्गों के सभी बच्चे और नाती नातिन थे और वे सभी आकार के थे, अच्छी तरह से विकसित मुर्गियों से लेकर छोटे चूजों तक जो अभी खोल से बाहर निकले थे। लगभग 50 शराबी पीले रंग के युवा स्कूल में थे, जिन्हें एक युवा मुर्गी द्वारा अच्छे शिष्टाचार और अच्छा व्याकरण सिखाया जा रहा था, जिसने चश्मा पहना हुआ था। उन्होंने अपने आगंतुकों के सम्मान में ओस की भूमि का एक देशभक्ति गीत गाया और आंटी एम इन बात करने वाली मुर्गियों से बहुत प्रभावित हुईं। डोरोथी कुछ समय के लिए वहां रुककर युवा मुर्गियों के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन चाचा हेनरी और चाची एम ने अभी तक महल के मैदान और उद्यान नहीं देखे थे और वे उस अद्भुत और रमणीय भूमि से बेहतर तरीके से परिचित होने के लिए उत्सुक थे, जिसमें उन्हें रहना था। मैं यहीं रहूंगी और तुम टहलने जा सकती हो, डोरोथी ने कहा। तुम कहीं भी पूरी तरह सुरक्षित रहोगी और जो चाहो कर सकती हो। जब तुम थक जाओगी तो महल में वापस चली जाना और अपने कमरे ढूंढ लेना, और मैं लंच तैयार होने से पहले तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इसलिए चाचा हेनरी और चाची एम अकेले ही महल के परिसर का पता लगाने निकल पड़े, और डोरोथी जानती थी कि वे खो नहीं सकते, क्योंकि महल का पूरा परिसर हरे संगमरमर की ऊंची दीवार से घिरा हुआ था, जिस पर पन्ने जड़े हुए थे। इन साधारण लोगों के लिए, जो अपनी पूरी जिंदगी गांव में रहे थे और किसी भी तरह का आनंद नहीं लिया था, सुंदर कपड़े पहनना और महल में रहना और अपने आसपास के लोगों से सम्मान पाना एक दुर्लभ उपहार था। वे वास्तव में बहुत खुश थे जब वे छायादार रास्तों पर टहल रहे थे और खूबसूरत फूलों और झाड़ियों को देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनका नया घर किसी भी भाषा से ज्यादा खूबसूरत है। अचानक, जब वे एक कोने पर मुड़े और एक ऊंची बाड़ के बीच से गुजरे, तो उनका सामना एक विशालकाय शेर से हुआ, जो हरे लॉन पर बैठा था और उनके रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था। वे अचानक रुक गए। चाचा हेनरी डर से कांप रहे थे और आंटी एम इतनी डरी हुई थी कि चिल्ला भी नहीं पा रही थीं। अगले ही पल बेचारी महिला ने अपने पति की गर्दन पकड़ ली और रोने लगी। मुझे बचाओ, हेनरी, मुझे बचाओ। मैं खुद को भी नहीं बचा सकता, एम, उसने कर्कश आवाज में कहा, क्योंकि वह जानवर ऐसा दिखता है मानो वह हम दोनों को खा सकता है, और भी चाट सकता है। काश मेरे पास बंदूक होती। क्या तुमने ऐसा नहीं किया, हेनरी? क्या तुमने ऐसा नहीं किया? उसने उत्सुकता से पूछा। कोई बात नहीं, एम। तो चलो जितना हो सके उतना बहादुरी और शालीनता से मरें। मुझे पता था कि हमारी किस्मत ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। मैं नहीं मरूंगी। मुझे शेर नहीं खाएगा, आंटी एम ने उस विशाल जानवर को घूरते हुए कहा। फिर एक विचार उसके दिमाग में आया और उसने फुसफुसाते हुए कहा, हेनरी, मैंने सुना है कि जंगली जानवरों को इंसानी नज़र से जीता जा सकता है। मैं उस शेर को देखकर अपनी जान बचाऊंगी। कोशिश करो, एम, उसने भी फुसफुसाते हुए कहा। जब मैं डिनर के लिए देर से आता हूँ तो तुम मेरी तरफ देखते हो, वैसे ही उसे देखो। आंटी एम ने शेर की ओर दृढ़ निश्चयी चेहरा और जंगली फैली हुई आंखें घुमाईं। वह विशालकाय जानवर को लगातार घूरती रही, और शेर, जो चुपचाप उन्हें देखकर पलके झपका रहा था, बेचैन और परेशान दिखाई देने लगा। क्या कोई बात है, मैडम? उसने धीमे स्वर में पूछा। भयानक जानवर के इस भाषण से आंटी एम और अंकल हेनरी दोनों चौंक गए, और फिर अंकल हेनरी को याद आया कि यह वही शेर होगा जिसे उन्होंने ओज़मा के सिंहासन कक्ष में देखा था। रुको, एम, उसने कहा, बाज की नज़र से जीतना बंद करो और हिम्मत रखो। मुझे लगता है कि यह वही काया शेर है जिसके बारे में डोरोथी ने हमें बताया था। ओह, क्या ऐसा है? उसने बहुत राहत महसूस करते हुए पूछा। जब उन्होंने यह बात कही, तो मुझे इसका अर्थ समझ में आ गया, और जब वे इतने शर्मिंदा दिखे, तो मुझे इस बात का यकीन हो गया, चाचा हेनरी ने आगे कहा। आंटी एम ने उस जानवर को नई दिलचस्पी के साथ देखा। क्या तुम काया शेर हो? उसने पूछा। क्या तुम डोरोथी के दोस्त हो? हाँ, शेर ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। डोरोथी और मैं पुराने दोस्त हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं जानवरों का राजा हूँ, तुम्हें पता है, और भूखा बाघ और मैं राजकुमारी ओज़मा की अंगरक्षक के रूप में सेवा करते हैं। हाँ, जरूर, आंटी एम ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन जानवरों के राजा को कायर नहीं होना चाहिए। मैंने यह बात पहले भी सुनी है,
शेर ने जम्हाई लेते हुए कहा, जब तक कि उसके तीखे सफ़ेद दांतों की 2 बड़ी पंक्तियां दिखाई नहीं देने लगी। लेकिन जब भी मैं युद्ध में जाता हूँ तो यह मुझे भयभीत होने से नहीं रोक पाता। तुम क्या करते हो, भागते हो? चाचा हेनरी ने पूछा। नहीं, यह मूर्खता होगी, क्योंकि दुश्मन मेरे पीछे भागेगा, शेर ने कहा। इसलिए मैं डर से कांपता हूँ और जितना हो सके उतना जोर लगाता हूँ, और अब तक मैंने हमेशा अपनी लड़ाई जीती है। अब मुझे समझ आने लगा है, अंकल हेनरी ने कहा। क्या तुम डर गई थी जब मैंने अभी तुम्हें देखा था? आंटी एम ने पूछा। बहुत डर गया हूँ, मैडम, शेर ने उत्तर दिया, क्योंकि पहले तो मैंने सोचा कि आपको दौरा पड़ेगा। फिर मैंने देखा कि आप अपनी आंखों की शक्ति से मुझ पर विजय पाने की कोशिश कर रही हैं, और आपकी नज़र इतनी भयंकर और भेदने वाली थी कि मैं डर से कांप उठा। ये सुनकर महिला बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्नतापूर्वक बोली, खैर, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए अब और मत डरो। मैं बस ये देखना चाहता था कि मानव आंख किस काम की है। मानव आंख एक भयानक हथियार है, शेर ने मुस्कुराहट छिपाने के लिए अपने पंजे से अपनी नाक को धीरे से खुजलाते हुए कहा। अगर मुझे नहीं पता होता कि तुम डोरोथी के दोस्त हो तो मैं तुम्हारी भयानक नज़र से बचने के लिए तुम दोनों को टुकड़े टुकड़े कर देता। ये सुनकर आंटी एम कांप उठी और अंकल हेनरी ने जल्दी से कहा, मुझे खुशी है कि आप हमें जानते हैं। सुप्रभात, श्रीमान लान, हम आशा करते हैं कि भविष्य में कभी ना कभी आपसे फिर मुलाकात होगी। गुड मॉर्निंग, शेर ने फिर से लॉन पर बैठते हुए कहा। अगर आप ओस की धरती पर रहते हैं तो आप मुझे बहुत बार देख सकते हैं।